के बारे में डिस्कस किया था, डाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस किया था, डाइजेशन किस तरह से उसे डिस्कस किया था। और आज हम कंटिन्यू करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हम डाइजेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंसिडर करने हैं वो क्या है? एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन के बारे में हमें डिटेल पता होना चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एक जिस तरह से हमने डाइजेशन को डिस्कस किया ठीक उसी तरह से हम एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माउथ में। तो माउथ में जनरली क्या चीज का एब्जॉर्प्शन होता है? ड्रग्स का, नाइट्रोग्लिसरीन का। मैं जो पॉइंट बोलूंगा वो सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोलूंगा। ठीक है, तो ड्रग्स का, नाइट्रोग्लिसरीन का, सम अमाउंट ऑफ एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है इसोफेगस में। कहाँ होता है? इसोफेगस में। इसोफेगस में जनरली कोई ज्यादा क्वांटिटी में कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है स्टोमक। स्टोमक में एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? स्टोमक में एब्जॉर्प्शन होता है अल्कोहल का, सम अमाउंट ऑफ अल्कोहल एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, एस्पिरिन एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? वाटर, एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन इज अ ड्रग। नेक्स्ट जो सबसे फोर्थ इंपॉर्टेंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है हमें ध्यान रखना है। ड्यूडेनम में जनरली कैल्शियम और आयरन एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? कैल्शियम और आयरन। जबकि जेजुनम हाईली विलाय होता है, वहां पे क्या होता है? विलाय क्या करेगा? सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो सके, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। किसका एब्जॉर्प्शन होगा? मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, और इलियम में जनरली क्या होता है? बाइल सॉल्ट्स वगैरह होता है। बाइल सॉल्ट्स वगैरह का फंक्शन क्या है? वहाँ पे क्या होता है? विटामिन B12 का भी एब्जॉर्प्शन होता है। किसका होता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। तो ये बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन है ये क्या करेगा? पूरा सिस्टम से जो रिक्वायर्ड अपने को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और लास्ट जो 5वां पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के हम जानते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत कम अमाउंट में मिनरल्स या वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जस्ट हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन का डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन हमने कर लिया। अब एब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस से होता है? एब्जॉर्प्शन एनर्जी डिपेंडेंट है या एनर्जी इंडिपेंडेंट है, हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इतना सभी को क्लियर है माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन के बारे में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किस तरह से चलता है? एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस 2 स्टेप में चलता है। पहला होता है एनर्जी डिपेंडेंट या दूसरा होता है एनर्जी इंडिपेंडेंट। तो एनर्जी डिपेंडेंट और एनर्जी इंडिपेंडेंट। एनर्जी डिपेंडेंट मतलब क्या? एनर्जी अपन किस फॉर्म में यूज करते हैं? एनर्जी अपन जनरली एटीपी के फॉर्म में यूज करते हैं। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी डिपेंडेंट होगा, एटीपी कंज्यूम करेगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव। और जिस प्रोसेस में एनर्जी इंडिपेंडेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पैसिव। क्या बोलेंगे? पैसिव। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? एक्टिव एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगा? विद द हेल्प ऑफ एटीपी। अब जब एटीपी हमने यूज किया तो डेफिनेटली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमें सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है एब्जॉर्प्शन का पहला पॉइंट। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और ये किस प्रोसेस में होता है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो जनरली 2 सब्सटेंस के बारे में एग्जाम में पूछता है, सोडियम आयन और ग्लूकोज के बारे में। तो सोडियम जनरली प्राइमरी एब्जॉर्प्शन होता है और ग्लूकोज सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो इसका रिसेप्टर है ग्रुप 4 रिसेप्टर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है सोडियम और सेकेंडरी एक्टिव का एग्जांपल है ग्लूकोज। और इस तरह से बहुत सारे के सब्सटेंस होता है, जैसे गैलेक्टोज होता है, उसका भी एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पैसिव प्रोसेस में, पैसिव में आपका 2 होता है, सिंपल पैसिव मतलब सिंपल या फैसिलिटेटेड। ये जो हमने सेल में पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन सिमिलर टाइप ऑफ अप्रोच है। पैसिव में सिंपल में क्या होता है? सिंपली अगेंस्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सब्सटेंस आर पार होता है।
और एज पर एनसीईआरटी के डाटा के हिसाब से हम इसमें ग्लूकोज, क्लोराइड, ये दो आयन के बारे में हमें जानना है, ग्लूकोज और क्लोराइड। जबकि फैसिलिटेट में क्या होता है, अलाउंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो होगा, लेकिन उसको पार करने के लिए कुछ प्रोटीन्स या कुछ पंप की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, कुछ सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इसकी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस हमने एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्कस किया, एनर्जी डिपेंडेंट और एनर्जी इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स में हम डिस्कस करेंगे जनरली किस तरह से फैट्स का ग्लोबुल्स फॉर्म एब्जॉर्ब होता है। तो फैट्स के लिए क्या होता है, अपने पास बाइल होता है, बाइल के साथ साथ फैटी एसिड है, फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल मोनोग्लिसरॉल या कुछ भी हो सकता है, अपन मोनोग्लिसरॉल मान के चलते हैं। ये जब एब्जॉर्ब किसमें होगा, ये लैक्टेल्स, विलाई जो लैक्टेल्स होता है वहां पे एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होकर क्या होगा, ये पूरा बॉडी में एसिमुलेट करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, और बाद में जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसको हम बाहर फेंक देंगे। तो बेसिकली फैट्स के लिए हमें जानना जरूरी है। तो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन के बाद वो आता है एसिमुलेशन। क्या आता है, एसिमुलेशन। एसिमुलेशन मतलब आपने अब तक डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, तो अब उससे अपन क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो एनर्जी रिलीज करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे, एसिमुलेशन। तो यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन स्टोरिंग और इन फॉर्मिंग द एनर्जी। तो एनर्जी फॉर्म करके हम करेंगे क्या, तो हमने अल्टीमेटली क्या क्या बनाया था, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट और आपका फैट्स। तो हम अब जनरली कंसेप्ट जानते हैं कि अमाइनो एसिड क्या होता है, हाईली एक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली एक्टिव सब्सटेंस होता है। तो अमाइनो एसिड्स का काम क्या है, ये बाद में जाके क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा, किसको, सिंथेसाइज प्रोटीन। क्या करेगा, अमाइनो एसिड मेनली सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन, जो कि हमें बाद में अलग अलग प्रोटीन से हम बाद में ग्लूकोनियोजेनेसिस करके ग्लूकोज को वापस जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ एंड प्रोडक्ट है जिससे अपन एनर्जी डिराइव करेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया से, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक उसी तरह ग्लूकोज तो जानते हैं हम प्रोवाइड एनर्जी। तो ग्लूकोज मेनली क्या काम होता है, एनर्जी, अपन को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जब ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैट्स है, फैट्स का काम क्या है, फैट्स एनर्जी का फॉर्म है जो कि अपना बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, फैट्स मॉलिक्यूल स्टोर होता है और उसकी जनरली कहां पर होता है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। किस पे होता है, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा एसिमुलेशन का प्रोसेस हमने डिस्कस किया। अब जो लास्ट स्टेप बचा है वो है इजेशन। इजेशन के बारे में इतना डिटेल हम नहीं पढ़ना क्योंकि ये आगे हम पढ़ेंगे। इजेशन का मतलब क्या होता है, इजेशन का मतलब होता है हमने जो प्रोसेस से डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, एसिमुलेट किया, उसके बाद जो बचा उसको हम क्या करेंगे, उसको जब हम बाहर फेंकेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को इजेशन। इजेशन का एक नाम डेफिकेशन। क्या होता है, डेफिकेशन। और ये डेफिकेशन एक रिफ्लेक्स है। क्या है, रिफ्लेक्स अंडर द न्यूरोनल कंट्रोल। किसके कंट्रोल में, न्यूरोनल कंट्रोल। तो मोस्टली जो मटेरियल जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ या एसिमुलेट नहीं कर पाया तो कहाँ स्टोर होगा, वो रेक्टम में जाके स्टोर होगा, जो कि आपका पेरिस्टाल्टिक एक फ्लो आता है। क्या होता है, मूवमेंट आता है रेक्टम से। जब न्यूरोनल कंट्रोल आता है, ऊपर से सिग्नल आता है, तो वो क्या करता है, उसको इवैक्यूएट करता है, मतलब कि बाहर रिलीज करता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। ओके, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था इजेशन का। अब जो हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, सम क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्लिनिकल टर्म्स हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जनरली जीआईटी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर इन जीआई ट्रैक्ट। इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन मतलब जलना। अब जो ये जीआई ट्रैक्ट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ सब्सटेंस को लेकर अपन इन्फ्लाम्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। जनरली मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या क्या है, राउंड वर्म, हुकवर्म, ठीक है, और पिन वर्म। ये 2-3 ऑर्गेनिज्म है कि जो कि आपके जनरली इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जीआईटी में शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली जॉन्डिस। तो जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस मतलब
अपना लीवर में जब इन्फेक्शन होगा, वो इन्फेक्शन क्या करेगा, जनरली इसमें लीवर अफेक्टेड होता है और मोस्ट कॉमनली जो इसका क्लिनिकल सिम्टम है वो कहाँ विजिबल होता है, वो आईज में होता है, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक टिश्यू का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो जॉन्डिस इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, हमें जॉन्डिस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट थर्ड है वोमिटिंग। वोमिटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द क्लिनिकल डिजीजेस। सो व्हाट इज वोमिटिंग? वोमिटिंग मीन्स हमने जो खाना खाया या व्हाट एवर कंटेंट वी हैव इन स्टोमक, उसको अपन वोमिट आउट करेंगे, मतलब इजेक्ट करेंगे बाहर। तो वोमिटिंग से पहला एक इवेंट होता है जिसे हम बोलते हैं नोजिया। नोजिया मतलब वोमिटिंग का टेंडेंसी है, तो उसे नोजिया कहते हैं। नोजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग। ठीक है, तो वोमिटिंग में जनरली कहाँ का कंट्रोल होता है? ब्रेन का एक सेगमेंट का कंट्रोल होता है, और अपन क्या कहते हैं उस प्रोसेस में स्टोमक का पूरा कंटेंट को बाहर रिलीज कर देते हैं। ओके, द फोर्थ इंपॉर्टेंट इज डायरिया। डायरिया इज वेरी मच कॉमन डिजीज, कॉमन सिम्टम एक्चुअली। तो डायरिया में क्या होता है? डायरिया में फ्रीक्वेंटली अपन डिफिकेट करने जाते हैं, फ्रीक्वेंटली अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल पासेज बढ़ जाता है, और जनरली अकम्पेनिड बाय लिक्विड मतलब बहुत ज्यादा फीकल मेटल लिक्विड हो जाता है। ये अपन इसका ट्रीटमेंट के लिए ORS सोल्यूशन यूज करते हैं। ORS वेरी इंपॉर्टेंट, डायरिया में ORS दिया जाता है, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरिया का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, 3 to 4 times passage of stool अंडर एन abnormal कंडीशन। तो ठीक है, नेक्स्ट है कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन और डायरिया कंप्लीटली ऑपोजिट है। कंस्टिपेशन में क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आप इवैक्यूएट नहीं कर पाते, रेक्टम में फूड होता है लेकिन फिर भी इवैक्यूएट नहीं कर पाते। ठीक है, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडाइजेशन। क्या है? इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या होता है? इंडाइजेशन में सपोज करो मैंने कुछ खाया, अब मेरे स्टोमक या इंटेस्टाइन में प्रॉपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, तो उस एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होने की वजह से क्या होगा? उसके नहीं होने की वजह से मेरा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। उस डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से मेरे को कुछ सिम्टम लगेगा, जैसे कि पेट फुल है, देन पेट काफी फुल लगता है, खाने का मन नहीं करता, एपेटाइट तो है लेकिन पेट फुल होने की वजह से अपन खा नहीं सकते। ओके, तो ये 5-6 क्लिनिकल सिम्टम्स हमें इस चैप्टर में जानना है। तो ओवरऑल ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप सो आप सभी को समझ में आया ये चैप्टर अच्छे से। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।